हो गया सर, स्टार्ट हो गया, बोर्ड आ गया, स्टार्ट ठीक। तो अब लोग चैप्टर की ओर आते हैं थोड़ा। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो पिछले क्लास में आपको फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर कुछ चीजें बतलाई गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया सा टॉपिक आया, वो क्या है? जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। एडजस्टमेंट के साथ लगा हुआ है सेल्फ, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपने आप को खुद से एडजस्ट करते चला जाएगा। खुद से एडजस्ट करना मतलब एज लाइक आप बेंच पे बैठे हुए हो, बेंच पूरा खाली है, बेंच के किनारे पे आप बैठे हुए हो और बेंच पूरे क्या है? खाली है। अब यहाँ पर कोई एक बच्चा आता है और बोलता है कि हमें भी यहाँ पे जगह चाहिए। आप खुद से उठ के वहां से वहां चले गए, आपने अपने आप को एडजस्ट किया, खुद से एडजस्ट किया आपने, ओके? तो उस आदमी ने, उस बच्चे ने क्या किया? सेल्फ एडजस्ट किया अपने आप को। होता ये है कि फ्रिक्शन फोर्स को आखिर यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोला गया है? व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज कंसीडर्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, ओके? अब मान के चलो कि जैसे ही, अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को एग्जांपल के तौर पे हम रखते हैं, ओके? अब मान के चलो कि गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, ओके? अब इस गाड़ी में बैठे हुए कौन? राजीव बाबू बैठे हुए है कि नहीं? और कहां से? गुलरिया बीघा, गुलरिया बीघा से आ रहे हैं काइनेसिस इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है ना? अब मान के चलो कि बस किसी कीचड़ में क्या हो गया? फंस गया। बारिश का मौसम है और हमारे बिहार का रोड तो बहुत ही बढ़िया रहता है, ये हम लोगों को पता है। इतना अच्छा रोड है कि बस को बिना रोके बस रुक जाती है ना? तो बस रुक गई यहाँ पे। जब बस रुक गई तो रोकने का काम किसने किया? फ्रिक्शन ने। किसने? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन फोर्स ने इस बस को रोक दिया। अब उसमें जो ड्राइवर अंकल थे बोले कि बाबू लोग थोड़ा गाड़ी से उतरो और बस को थोड़ा सा धक्का दो। जब धक्का दोगे ना तो बस आगे बढ़ेगी, स्कूल टाइम पर पहुंचोगे। तब यहाँ पर क्या किया? एक बच्चे ने यहाँ पे उतरा और बस को धक्का दे रहा था। सारे बच्चे मिलकर बस को क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। अब बच्चों ने लगाया कितने न्यूटन का फोर्स? 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगा दिया, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। बच्चे ने अपने फोर्स को बढ़ाया और बढ़ाकर कर दिया 12 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा के अपने आप को कर दिया 12 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है? ये है अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। और ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। If the applied force are increases, then the force of friction are also increases. जब हम applied force को बढ़ा रहे हैं, force of friction ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना? क्या ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इस फोर्स के अकॉर्डिंग? Yes or no? Yes sir. फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स आर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। Yes or no? Yes sir. अब आप बोलोगे सर तो हम जितना फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ते जाएगा? नो नो। पहला लाइन यहाँ पे क्या आया? फ्रिक्शन फोर्स आर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मींस इफ द फोर्स ऑफ अप्लाइड, यानी कि अप्लाइड फोर्स आर इंक्रीजेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर नॉट इंक्रीजेस एट इनफाइनाइट। लेकिन फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर इंक्रीजेस एट सम लिमिट, वो कुछ लिमिट तक बढ़ेगा। 12 न्यूटन तक बढ़ा। अब हमने कितना न्यूटन लगाया? 15 न्यूटन। ये मैक्सिमम जा पाया कितना? 13 न्यूटन। ये कितना न्यूटन जा पाया? 13 न्यूटन। अब 13 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं लगा सकता है। आ रहा बात समझ में? तो आप बताओ, इधर से 15 न्यूटन और इधर से 13 न्यूटन, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब फोर्स अनबैलेंस हो जाता है तो बॉडी मूव करने लगेगा। यस और नो? Yes sir. अब बताइए बस किधर मूव करने लगेगी? आगे की तरफ। यही है क्या? फ्रिक्शन फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो अब इसमें क्या क्या लाइंस हमें लिखना है, ध्यान से सुनेंगे।
और इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे आप लोग, है कि नहीं बाद में। तो पहला लाइन में क्या लिखना है, फ्रिक्शन फोर्स आर कंसीडर्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बिकॉज़ when the applied force are increases, then the force of friction are also increases, but the force of friction are not increases at infinite, it increases at some limit, it increases at some limit, that is the adjusting force। इसी को हम लोग यहाँ पे adjusting force कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कैसा है, तो आप बता सकते हो सब कैसे, क्योंकि जब अप्लाइड फोर्स बढ़ता है तब फ्रिक्शन फोर्स भी, जब अप्लाइड फोर्स घटता है फ्रिक्शन फोर्स, और जब अप्लाइड फोर्स जितना बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा ना, तो उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन में आगे चलकर समझ में निकालेंगे। ओके, तो ये तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के पास एक नया सा टॉपिक आता है, वो क्या है, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पहले हम एक चार्ट के रूप में समझते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में, उसको हम लोग पहले इलस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाते हैं चार्ट में, क्या, फ्रिक्शन हेडलाइन, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे बांटा गया कितने भागों में, 2 भागों में। एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक इंटरनल फ्रिक्शन। अब आगे चलकर एक्सटर्नल फ्रिक्शन को बांटा गया 2 भागों में, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। बोलो सर इंटरनल फ्रिक्शन को कितने भाग में, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इंटरनल फ्रिक्शन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, यही हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, इतना ही बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। ओके, देन आफ्टर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी बांटा गया 3 भाग में। ओके, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, ध्यान रहेगा सबको, क्लासिफिकेशन याद रहेगा। सबसे पहले बताओ फ्रिक्शन फोर्स को कितने भाग में बांटे, कौन कौन, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल को कितने भाग में, कौन कौन, स्लाइडिंग और स्लाइडिंग को कितने पार्ट में, स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनामिक। डायनामिक को और क्या कहते हैं, डायरेक्शन। ये क्लासिफिकेशन याद रहेगा सबको। अब इसके बाद समझिए, पहले हम समझते हैं कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है। हमने बार-बार आपको बताया कि कहीं भी फोर्स अप्लाई होने के लिए 2 सरफेस होना जरूरी, 2 ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, एक जो फोर्स लगा रहा है और एक जिस पर फोर्स लग रहा है। बिना इन दोनों का तो फोर्स एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगा, फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो फोर्स के इफेक्ट को देखने के लिए 2 ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, एक जो फोर्स को अप्लाई करे और एक जो फोर्स के इफेक्ट को अपने ऊपर दिखाए। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन किसे बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फ्रिक्शन, दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स का एक ऐसा टाइप है जिसमें दोनों बॉडी कैसा रहता हो, सॉलिड रहता हो। That type of friction force which acts between two solid body, which acts between two solid body, 2 सॉलिड बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल, आप जमीन पर चल रहे हो, आपका पैर एक सॉलिड के रूप में काम कर रहा है, जमीन किसके रूप में काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में, आपके फुट और ग्राउंड के बीच में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। कौन सा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स का मतलब समझ में आया सबको।
that type of friction force which acts between any two solid body, between the surfaces of any two solid body. That type of friction force which acts between any two surfaces of solid body. Solid body के दो surfaces के बीच में लगने वाला friction force external friction. अब इंटरनल में पक्का लग रहा होगा आप लोग कि सर इसमें कुछ तो लिक्विड कब आता है, बिल्कुल लिक्विड कब आएगा। तो देखिएगा that type of friction force in which at least one body is liquid, एक ऐसा फोर्स जिसमें एक सॉलिड बॉडी और एक लिक्विड बॉडी के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फॉर एग्जांपल हम फ्लूइड आ सकता है, फ्लूइड हम कह सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि इस तरह से समझ लीजिए आप, पानी में नाव चल रही है, पानी में क्या चल रही है, नाव। तो उस नाव के सरफेस, नीचे का सरफेस और पानी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो जो नाव चलाने वाले होते हैं वो जब फोर्स लगाना बंद करते तो नाव रुक जाता है, क्योंकि वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। जब तक वो क्या नाव चलाने वाले उसको क्या कहते हैं, जिससे वो पानी को कट करते हैं और नाव, अच्छा कुछ कहते हैं उसे, ठीक है, चप्पू, अच्छा चप्पू कहते हैं उसे शायद, ओके। तो चप्पू से लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो नाव आगे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो घुमाना, चप्पू को घुमाना बंद कर देंगे, ओके, तो देखते होंगे नाव उनका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे से पानी ने कौन सा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर क्या गया, दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स in which acts between any two surfaces of body in which at least one surface is fluid, जिसमें से कोई भी एक सरफेस क्या होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। अब एरोप्लेन में, एरोप्लेन कहाँ हवा में उड़ रहा है, एरोप्लेन को देखिए जमीन पे गिरते हुए सांप की तरह नहीं, हवा में उड़ रहा है। तब एरोप्लेन का हवा में उड़ना, एरोप्लेन पे भी तो फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन, इंटरनल। कौन सा फ्रिक्शन, तो एक्सटर्नल और इंटरनल सबको समझ में आ गया, आगे सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे समझिए नेक्स्ट, बाकी इसके नोट्स का जहां तक बात है तो नोट्स तो आपको रिटन मिल जाएगा, बस यहाँ पे टॉपिक को समझिए आप क्या होता है सो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कीजिए। अब बात आ गई किसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन विच one body slides over another body। अब देखिए मान के चलो एक यहाँ पे हमने लिया क्या, इस तरह से हमने बना लिया डायग्राम के तौर पे। आप लोगों ने कभी इस झूले पे बैठा है, yes, sir। इस झूले पे सब लोगों ने बैठा है, जब नहीं बैठे कभी, सीढ़ियों पर है कि नहीं, देखते होंगे बच्चा लोग क्या करता है, इस पर चढ़ जाता है सीढ़ी से, है कि नहीं, और यहाँ से स्लाइड करते हुए एकदम नीचे लगाता है, और नीचे में कुछ नहीं रहा तो कहाँ जाएगा आगे, है कि नहीं। तो स्लाइडर कहते हैं इसे। अब इस पे आप किसी लड़के को बैठा दीजिएगा, लड़का क्या होगा, ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, आएगा ना। तो ये बॉडी क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, क्या फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा ना। देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन देम इज स्लाइडिंग। तब उस वक्त उन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आ रहा बात समझ में, क्या बोला हमने, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है तो उस वक्त उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बताओ आप जब झूला पे स्लाइडर पे स्लाइड करते हो, आप पे आपके बॉडी में और आपके ये स्लाइडर में कौन सा फोर्स लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। हमने बोर्ड पे हाथों को ऐसे किया, बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ में आया सबको। अब बात आ गया किसका, रोलिंग फ्रिक्शन का। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो और आसान हो गया आपके लिए, मतलब अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करे, रोल करे, क्या करे, मतलब स्लाइडिंग गोल गोल घूम के आना शुरू कर दे। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जब फुटबॉल में किक करते हैं, क्रिकेटर्स फुटबॉल को नहीं किक करते, क्रिकेटर्स बॉल को जब क्या करते हैं, हिट करते हैं, ओके। तो बॉल जब ग्राउंड पे चलता है तो लुढ़कते हुए जाता है और एक समय आने के बाद बॉल रुक जाता है खुद से। इट मींस कि वो बॉल क्या गोल गोल घूम के जा रहा है ना, इस सरफेस के ऊपर वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बताओ उस बॉल
उस बॉल और उस ग्राउंड, उन दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। बताओ क्या रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया सबको? क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया सबको? क्या एक्सटर्नल समझ में आया? इंटरनल? कोई दिक्कत? अब आगे समझिए। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का 3 टाइप, कितना टाइप? 3 टाइप। कौन कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, अब इसका ना बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं स्टैटिक को, लिमिटिंग को और डायनामिक फ्रिक्शन। अब मान के चलिए कि यहां पर ये सरफेस है और इस सरफेस पे एक बड़ा सा या फिर एक गोल सा पत्थर रखा हुआ है। गोल सा क्या रखा हुआ है? पत्थर रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लड़का यहाँ पे खड़ा होके एग्री, अब पकड़ के उसको धक्का दिए जा रहा है। तो एक लड़का इस पत्थर के ऊपर धक्का दे रहा है, ये पत्थर है कि आगे बढ़ नहीं रहा है, ये पत्थर है कि आगे बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। किसके बीच? इस बॉल, इस पत्थर और इस सरफेस के बीच में। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या? रुका हुआ, स्थिर। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में। When a body is in rest, then the force of friction acts on it is static friction. तो बताओ उस बॉडी को उस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप लोग बैठे हुए हो, बिल्कुल रेस्ट में हो, विदाउट मूवमेंट, तो बताओ आपके और बेंच के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल खड़ा है एक पोजीशन पे, बताओ वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसके पैर और ग्राउंड के बीच में। ये बात आ रहा है समझ में सबको? हमने क्या बोला यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसमें है रेस्ट में, तो when a body is in rest, then the force of friction acts upon it, that is called a static friction. That is called a static friction. अब यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस आदमी ने, इस बंदे ने इस पत्थर पे लगाया कितने न्यूटन का फोर्स? 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन फोर्स पे लग रहा है कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। बताओ बैलेंस फोर्स हो रहा है ना? क्या ये पत्थर कभी आगे बढ़ सकता है? अब बोलो सर, तो एक बात बताइए, अगर ये 10 न्यूटन हो गया और अगर हम इस फोर्स को घटा के 5 न्यूटन कर दें तो हम लोग की तरफ आ जाएगा सर? नहीं आएगा। आप जैसे ही अपना फोर्स घटाइएगा, ये भी अपना फोर्स क्या करेगा? घटा देगा। इसी को तो सेल्फ एडजस्टिंग कह रहे हैं ना। आप बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ाएगा, आप घटाइएगा तो ये भी घटा देगा। कौन सा बात? ठीक है कि नहीं? तो अब आगे समझिएगा। अब इस लड़के ने इस 10 न्यूटन को बढ़ा के कितना कर दिया? 12 न्यूटन। इसने भी बढ़ा के कितना कर दिया? इसने बढ़ा के किया 15 न्यूटन, इसने भी बढ़ा के कर दिया। अब इसने किया 16 न्यूटन, लेकिन इसका 15 न्यूटन ही है। बताओ इसके पास मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 15 न्यूटन। मतलब 15 न्यूटन तक ये किस फोर्स को मेंटेन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को मेंटेन कर रहा है। और 15 से जैसे ही 16 हो जाएगा, क्या ये स्टैटिक को मेंटेन कर पाएगा? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है ना। 15 न्यूटन क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन सबको समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? When a body is in rest, then the friction force acts upon it is called the static friction. अब यहाँ पे बात है कि लिमिटेड फ्रिक्शन। The maximum value of static friction, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को बोलेंगे कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटेड फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना है? 15 न्यूटन। यही हो गया कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटेड फ्रिक्शन। मतलब यही इतना लिमिट है इस फ्रिक्शन फोर्स का, इससे ज्यादा इसका लिमिट नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अब यहाँ पे बात आ गया क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब बच गया कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? When an object starts to move, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करना शुरू कर दिया और तब उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, बताओ कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा फ्रिक्शन? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, when an object starts to move, then the force of friction acts upon it is। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में मूव करना चाहता है लेकिन मूव कर नहीं पाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में मूव कर जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। बाकी इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में
ठीक है कि नहीं, और फ्रिक्शन फोर्स को कैसे बढ़ाया जाए या फ्रिक्शन फोर्स को कैसे घटाया जाए, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, आज तक हम लोग यहीं तक करते हैं टॉपिक को।